इन दिनों देश में बरसात का महीना चल रहा है। आप जानते होंगे कि ये मौसम जो है काफ़ी चुनौती भरा रहता है, ख़ास तौर पे खेती करने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए। पशुपालन के दौरान आपने देखा होगा कि कई तरह की समस्याएँ आती हैं, जैसे पशुओं के स्वास्थ्य को लेके, उनके रख-रखाव को लेके और उनके खान-पान को लेके। अगर आप भी पशुपालक हैं और बरसात के महीने में गाय, भैंस या भेड़-बकरी पालते हैं, तो आपको कौन-सी समस्याएँ आ सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग और पोल्ट्री के एक्सपर्ट नासिर हुसैन जी। नासिर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बरसात के मौसम में पशुओं का रख-रखाव किस तरह के शेड में करना चाहिए? उनको बाँधने या रखने की जगह जो होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एक अच्छा सवाल है आपका ये, ख़ास तौर से बारिश के इस मौसम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शेड। शेड पशुओं को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, जिसमें मौसमी बीमारियां तो होती ही हैं। इसके अलावा जैसे जलभराव होता है तो उसमें कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शेड की बात करें तो जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला हो या बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि शेड कहाँ से रिस रहा है ये तो बारिश से ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए चारों तरफ घूम के शेड में कि कहाँ कहाँ से वो रिस रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जहाँ से भी पानी आ रहा है इसका मतलब वो वहाँ से रिसता हुआ शेड में कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, इकट्ठा पशुओं के पास हो रहा होगा या वही शेड के आसपास ही कहीं आपका फीड है तो वहाँ भी जा रहा होगा। राइट। दूसरा, ये पानी जो रिसता है ये आता है तो ये सबसे पहले नमी पैदा करता है उस आसपास के वातावरण में। इसके साथ ही जलभराव होने लगता है, तो बहुत सारी परेशानियां इससे खड़ी हो जाती है और इन्फेक्शन भी पशुओं में फैलने लगता है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो शेड में आपको जो गाय या भैंस या जो भी पशु है उसका गोबर आपको वहां मिलेगा, उसका यूरिन यानी उसका मूत्र वहां मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे ही पानी इन दोनों के संपर्क में आता है तो अमोनिया गैस बनने लगती है, ओके। और जब अमोनिया गैस बनती है तो अमोनिया गैस हवा के साथ वो थोड़ा और ऊपर उठने लगती है। तो फिर वो चाहे पशु हो या शेड में मौजूद पशुपालक जो उनकी देखभाल कर रहा है या समय समय पर शेड के अंदर आ रहा है, कभी उनको चारा देने कभी पानी देने, तो इसके चलते आंखों में जलन होने लगती है, पशुपालक के भी और पशुओं के भी। जैसे ही पशुओं को आंखों में जलन होती है तो पशु को कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, पशु फौरन तनाव में आ जाता है, यानी स्ट्रेस में आ जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही पशु आपका जो दुधारू पशु है या आप उसको अगर मीट के लिए भी पाल रहे हैं यानी उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो तनाव में आएगा और तनाव में आते ही सबसे पहली जो प्रभावित होने वाली चीज है वो है उसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन। बिल्कुल। वो कम हो जाएगा। दूध अगर दे रहा है तो दूध कम हो जाएगा, और अगर मीट के लिए पाला है तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी वहां पर पानी ना जमा होने दे, पानी रिसने ना दे, शेड की मरम्मत। हाँ, शेड की मरम्मत कराएं। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही शेड में पानी जमता है, भरने लगता है, तो और भी बहुत सारी चीजें वहां पड़ी होती हैं। तो वहां देखेंगे आप, वहां की जो जमीन है, जो फर्श है, वो दलदली हो जाती है। अगर कच्ची जमीन है तो दलदली हो जाएगी, और अगर पक्का भी फर्श है तो गोबर है, बचा हुआ चारा है, भूसा है, ये सब मिलके कीचड़ सी बन जाती है वहां। उससे होता क्या है कि पशु के जो खुर हैं वो उसी में रहते हैं 24 घंटे। पशु के खुरों में देखा होगा, खासतौर से गाय भैंस भेड़ बकरी जो है, इनके खुरों के बीच में गैप होता है, बिल्कुल, दो खुर के वो गंदगी उसमें भरने लगती है, तो ये खुर सड़ने लगता है। तो ये भी उनको एक बहुत बड़ी परेशानी होने लगती है, और इसको हम, इस बीमारी को कहते हैं फुट सेंट। और जो खुरपका जो बीमारी है, जानलेवा बीमारी जो है, वो खुरपका भी इसी तरह से पनपती है बीमारी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि शेड में आप साफ सफाई रखें। छत से अगर कहीं से पानी आ रहा हो तो उस रिसाव को फौरन बंद कर दें। दूसरा, सफाई का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम जितना मुमकिन हो उसकी सफाई करें, और पशु जहां खड़ा है या बैठा है उस फर्श को सूखा रखें। अगर कच्ची जमीन है तो रबड़ की मैटिंग डालें, बाजार में बहुत अच्छी अच्छी मैटिंग आ रही है, रबड़ की मैटिंग डाल के उनको सूखी जमीन आप सरफेस उसको दे सकते हैं पशु को बैठने के लिए, वरना वो खड़ा रहेगा, गीले की वजह से बैठेगा नहीं, और जब वो बैठेगा नहीं, खड़ा रहेगा, तनाव में रहेगा, और सीधी सी बात है कि उसका असर उसके प्रोडक्शन पर पड़ेगा। अगर रबर की मैट के अलावा कोई देसी विकल्प कोई किसान या पशुपालक करना चाहे तो कुछ है क्या ऐसे? नहीं, देखिए, रबर के अलावा जो देसी विकल्प जो है वो जैसे पुआल वगैरह है, ये सब हम डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बारिश का पानी भरता है तो ये भी उतना काम नहीं करती है।
तो रबर के शीट के अलावा जो विकल्प जो बचता है, और मैं कहता हूँ वो एक बहुत अच्छा विकल्प है, वो है साफ सफाई। साफ सफाई, आप साफ नियमित सफाई पे साफ पूरा सफाई। ध्यान दें, नियमित करें उसको। ऐसा नहीं कि अगर हमने सुबह कर दी तो फिर अगले दिन सुबह कर रहे हैं, नहीं। जिस तरह से हम गीले में नहीं बैठ सकते, तो पशु को भी ना बैठने दें, जिससे कि उसका उत्पादन कम हो। तो अगला सवाल नासिर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, साफ सफाई के बारे में आपने अच्छी बातें कही। आंखों में जलन होती है उस गंदगी से उत्पन्न गैस, और खुरपका, ये दो प्रमुख बीमारियां हैं जो गंदगी से होती हैं। फुट सैंड भी है। हाँ, फुट सैंड। इसके अलावा एक चीज़ हम और देखते आए हैं, जितना अभी तक हमने अनुभव किया है, कि बरसात के दिनों में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है बिल्कुल। अन्य मौसमों के तुलना में। तो क्या उनके खान पान में कोई बदलाव किया जाना चाहिए, या फिर अगर कहें कि इन दिनों के लिए बेहतर खान पान क्या होना चाहिए पशुओं के लिए, उस पर अगर आप बताएं। देखिए, चूंकि ये बारिश का मौसम है, तो पशुओं को अफारा, यानी जिसको हम पेट की जो बीमारी कहते हैं ना, कब्ज और ये बदहजमी, तो पशुओं में से बोलते हैं अफारा। अच्छा। ये बड़ी जल्दी होने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि हम इनको एकदम से खाने के लिए देने लगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, अच्छा सवाल आपने पूछा है, कि इनका जो खान पान है वो हमें बड़ा नियमित करना होगा। और बहुत अगर मुमकिन हो तो पशुपालक किसी भी जो पशुओं के जानकार हैं, खान पान के जानकार हैं पशुओं के, उनसे सलाह लेकर दें। इसमें हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि बरसात के दौरान हमें हरा चारा बहुत मिलता है, वो घास के रूप में भी होता है, चारे की फसल के रूप में भी होता है, तो वो सीधे हम पशुओं को ना खिलाएं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि बरसात के दौरान इस हरे चारे में, हरी घास में नमी बहुत होती है, बिल्कुल। यानी पानी की मात्रा। जैसे ही आप पशु को ये ज़्यादा खिलाएंगे तो उसके पेट में पानी ज़्यादा होगा, उसको लूज मोशन की शिकायत रहेगी, वो पतला गोबर करने लगेगा। तो ये एक दिलचस्प जानकारी निकल के आई कि हरा चारा बरसात के दिन में कम से कम खिलाना चाहिए। नहीं, अगर मजबूरी है, हमें खिलाना ही है, तो उसका एक तरीका है खिलाने का जी। कि अगर हम हरा चारा खिला रहे हैं तो उसके साथ हम सूखा चारा शामिल कर लें, जिससे कि वो नमी बैलेंस हो जाए। उसका एक तरीका और भी है, चूंकि बारिश का मौसम है, हरा चारा चारों तरफ बहुत मिलता है, खेत में भी होता है, खुले मैदान में भी होता है, जंगलों में भी होता है, चारागाह भरे होते हैं इस वक्त हरे चारे से। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि अगर हमने आज हरा चारा काटा है तो कम से कम 2 से 3 दिन हम उसको सुखा लें, उसमें नमी 30 से 35%, 40% रह जाए, तब हम उसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए करें। इसके अलावा ये है कि अगर जैसे बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि उस चारे को हम छाया में रख दें। धूप नहीं है, बंद कमरा है, वहां रख दीजिए। तो आप देखेंगे जब कटे हुए हरे चारे को आप ऐसे छाया में रख देते हैं बंद कमरे में भी, तो वो मुरझाने लगता है। तो ऐसे भी हम 2-3 दिन रख के उसे मुरझा के भी उसे हम खिला सकते हैं, इससे भी नमी की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा जो मिनरल्स हम पशुओं को खिलाते हैं वो बराबर दें, जिससे कि उनका पेट सही रहे और उनको पौष्टिकता मिलती रहे। एक बार मैं आपसे स्पष्टता जानना चाहूंगा कि ये मिनरल्स में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो पशुओं को मिनरल्स बढ़ाने में मदद करती हैं? मिनरल्स देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कई तरह के नमक भी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो है कई तरह के वो खली आती हैं, आप खली भी दे सकते हैं। हालांकि खली मिनरल्स में नहीं है, लेकिन खली उस जो भरपाई करनी है पौष्टिकता की, वो उसकी पूर्ति करती हैं। तो मस्टर्ड की आती है, सोया की आती है, ये खली हम उन्हें खिला सकते हैं। और कई प्रकार का दाना है, चना भी जिसमें शामिल है, जौ शामिल है, तो ये भी हम खिला सकते हैं। तो जो भरपाई हरा चारा खिला करता है, जो पौष्टिकता हरे चारे से आती है, तो वो हम ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उसकी जगह ये दूसरी चीज़ें हमें बराबर मात्रा में बढ़ा देनी चाहिए। नासिर जी, हमने जैसे इस बीट पे काम करते हुए एक शब्द बहुत चलन में आया है पिछले कुछ दिनों से, बरसात के मौसम को लेके, बायोसिक्योरिटी। देश के ज़्यादातर पशुपालकों को अभी इसके बारे में कम जानकारी है, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये बायोसिक्योरिटी क्या है और कितना मायने रखती है कि पशुपालकों? देखिए, आपने एक बात कही कि इसका चलन, इसका नाम हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं बारिश के दौरान। बिल्कुल। तो बायोसिक्योरिटी आज ऐसा मान लीजिए कि बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो जी, अगर आप पशुपालक हैं, किसी भी तरह का पशु आप पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, या ऊंट है, घोड़ा है, या इसके अलावा पोल्ट्री, मुर्गे मुर्गी भी हैं,
तो आपको उनके शेड में बायोसिक्योरिटी का पालन करना ही पड़ेगा। जो एक टर्म है साइंटिफिक पशुपालन, ये उसी का रूप है। इसके बिना आज की डेट में मेरा मानना है कि पशुपालन या मुर्गी पालन नहीं संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी 2020-21 में कोरोना देखा कि किस तरह से फिर हम बायोसिक्योरिटी पर आए। जो हैंड सैनिटाइजर यानी जो हाथ हम उससे साफ करते थे, वो बायोसिक्योरिटी का ही एक पार्ट था। तो बायोसिक्योरिटी हमें न सिर्फ बरसात के मौसम में बल्कि 12 महीने पशुओं के शेड में उसका पालन तो करना चाहिए, उसे बायोसिक्योरिटी अपनाना क्या चाहिए। है, एक बार आसान शब्दों में पशुपालकों को बायोसिक्योरिटी बताएं। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। हाँ। सबसे पहले बायोसिक्योरिटी के तहत हमें जो हमारा शेड है जहाँ शेड। पशु बंधा हुआ है उसकी तारबंदी कर दें, बाड़बंदी जिसे हम कहते हैं, कि उसके चारों तरफ तार बांध दें, या कुछ और भी तरीका हो सकता है। मकसद है हमारा कि जो बाहरी जानवर है, जो जंगली एक ऐसी जानवर है, बाउंड्री बना दें हाँ, कि बाहर। कि बाहर से कोई भी जानवर अंदर ना आए, बिल्कुल। जिससे उसकी वजह से कोई संक्रमण फैले। दूसरी बात, फुटपाथ, फुटबॉल। जहां भी आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहां पर आप फुटपाथ बना दें, वहाँ पानी भर दें। पानी में जो केमिकल होते हैं, जो जैसे अगर आप जूते पहन के, शूज़ पहन के जा रहे हैं तो उसकी तली जो है वो उस पानी में डूब जाए, उस केमिकल वाले पानी में, और जो भी उसकी तली में या शूज़ में संक्रमण है वो वहीं साफ हो जाए, उससे नष्ट हो जाए, उसके बाद अंदर जाए। इसके अलावा जब भी आप अंदर जा रहे हैं और किसी पशु के पास जा रहे हैं खास तौर से, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, किसी भी भारी इंसान को आप जब शेड में ला रहे हैं तो उसको पशु के पास ना जाने दें, महत्वपूर्ण जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और जब अगर ले भी जा रहे हैं तो उसको फुटबाथ से गुजारें, उसके हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाएं। मुमकिन हो अगर किट है तो उसको किट पहनाएं, मास्क लगवाएं, उसके बाद उसको पशुओं के पास ले जाएं। बिल्कुल। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा बायोसिक्योरिटी में जो बायो क्लीननेस, जो साफ सफाई है, वो भी आती है। कोई भी कूड़ा करकट वहाँ जमा ना होने दें। जो भी हमारे डेयरी फार्म के शेड के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मशीनरी है, इवन की जो ट्रैक्टर या दूसरी गाड़ियाँ लगी हैं, बैलगाड़ी लगी है, उसको भी हम सैनिटाइज करते रहें। बिल्कुल। तो ये एक बायोसिक्योरिटी का अहम पार्ट है जो कि आधुनिकता के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। पुराने पशुपालक आमतौर पे इतना ध्यान नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेयरी फार्मिंग में घाटा भी उठाना पड़ता था। घाटा, ये मान लीजिए कि इसमें हमें सबसे ज्यादा नुकसान पशुओं की मौत से होता था। बिल्कुल। एक भैंस 80,000 की आती है आज की तारीख में, और एक अच्छी गाय दूध देने वाली 30 से 35,000 की आती है, और कहीं ना कहीं उसकी मौत का कारण जो होता है वो संक्रमण होता है। और जबकि बायोसिक्योरिटी में इतना खर्चा नहीं आता। बायोसिक्योरिटी न सिर्फ हमारे पशुओं को सुरक्षित रखती है बल्कि इंसानों को भी, यानी कि पशुपालक को भी। आपने सुना होगा जो जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज हम उसको कहते हैं जो पशुओं से इंसानों में बीमारी आती है। इबोला, जीका वायरस, कोरोना, ये सब उसी का एक रूप है। इन्फ्लुएंजा ए, बी, ये सब पक्षियों से आने वाली बीमारी है जो इंसानों में आई। अगर हम बायोसिक्योरिटी का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब पशुओं के साथ साथ कहीं ना कहीं हम खुद को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो समय की पाबंदी है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल है मेरा वैक्सीन को लेके। पशुओं पे आमतौर पे बरसात से पहले कौन सी वैक्सीन लगवा देनी चाहिए जिसकी वजह से पशु सुरक्षित रह सकते हैं कम देखभाल में भी? देखिए, वैक्सीन का हर पशु के हिसाब से उसका एक वक्त है। अगर मौसम के हिसाब से बात करेंगे तो मौसम के हिसाब से आपको मौसम भी देखना पड़ेगा, अपने पशु की उम्र और उसकी नस्ल भी देखनी पड़ेगी, यानी गाय है या भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो हमें जो एफएमडी, खुरपका मुंहपका, यानी जिसको फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं, बिल्कुल, उसको लगवाएं। इसके अलावा जो एक वैक्सीन, उसको हम वैक्सीन ही कहेंगे, कि उसको तो हर बरसात से पहले पहले पशु को कराना ही चाहिए, वो है कृमिनाशक यानी डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग जो है, पशु दूषित चारा, दूषित पानी या दूषित जो और दूसरी चीज़ें हैं जब वो खाता है उसके पेट में जाती है, तो उसके पेट में, देसी भाषा में अगर हम बात करें तो पेट के कीड़े होना, तो उसके लिए डीवॉर्मिंग कराई जाती है। तो बारिश शुरू होने से पहले हम उसको वो दवा, कृमिनाशक जिसको डीवॉर्मिंग की दवाई कहते हैं, वो उसको ज़रूर खिलवाएं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे नासिर हुसैन जी, जो कि पशुपालन से जुड़ी ऐसी दिलचस्प और अनोखी जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हमने डेयरी कैटल्स के बारे में बातचीत की और अगले
एपिसोड में हम फिर से पोल्ट्री फार्मिंग या फिश फार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण बिल्कुल। विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसी ही तमाम दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहें किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।